जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ आज 29 जनवरी 2023 का सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी एनालिसिस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर कर रहे हैं विजिट, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में एक घंटी की तरह बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही और भी एनालिसिस की वीडियो और सीटेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स और वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 29 जनवरी का आपका जो पेपर है उसकी एनालिसिस है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सीडीपी वाले पोर्शन पे, जो बाल विकास का पोर्शन है। इसमें निपुण भारत से बार बार क्वेश्चन आया है। निपुण 2027 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है। एक तो एज कि किस कक्षा तक निकल करके बच्चे के अंदर ये आना चाहिए, तो कक्षा 3 जब वो पास कर ले तब उसके अंदर कम से कम वो क्या कर सके, चीज़ों को समझ के साथ पढ़ सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके। और इसकी फुल फॉर्म क्या है वो, ठीक, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इसको कब तक पाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2027 तक रखा गया है। इस बात को आप ध्यान दें। इसके बाद ऑटिज्म से क्वेश्चन आया था। ऑटिज्म भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। वाइगॉस्की से, जैसा कि लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, वाइगॉस्की, प्याजे, कोहलबर्ग, गार्डेनर, इन लोगों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। प्याजे के जो सिंबॉलिक स्टेज है उससे, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग से, कंजर्वेशन, ये कुछ ऐसे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस का, उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एनसीएफ 2005 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी आ रहा है। अब हम आते हैं अपने ईवीएस वाले सेक्शन पे, जिसपे कि हमें हर शिफ्ट में 1, 2, किसी में तो 3 से 4 नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, ईवीएस में जो पहला आज क्वेश्चन था, पहला क्या मतलब, उसमें जो था बछेंद्री पाल से क्वेश्चन था। बछेंद्री पाल कौन थी, आपको पता होना चाहिए कि ये माउंटेनियरिंग करती थी। तो इनका इंस्टीट्यूट पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, इंस्टीट्यूट, ये किस इंस्टीट्यूट से इन्होंने किया था। तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। क्या है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है NIM। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने क्या किया था, प्रशिक्षण लिया था। जो माउंटेनियरिंग, जो पढ़ाई पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, तो इनके यहाँ क्या था, ये कहाँ की थी, ये तो ये थी उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की ये थी, ठीक। और इनके कोच कौन थे, आप उसको भी याद रखिएगा। तो कोच का नाम ध्यान से देख लीजिएगा। और इनके बारे में और भी जो था, इनका जन्म या फिर मेन इनका इंपॉर्टेंट वो है किस दिन को ये चढ़ी। तो 23 मई को जो है ये क्या की थी, वहाँ पे पहुँच गई थी। टाइम भी दोपहर के 1 बजे के लगभग, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के पास के जो राज्य हैं, तो मैंने बहुत बार मैप में ये कराया हुआ है। जिन लर्नर्स को अभी तक याद नहीं है, इधर है A, इधर है B, इसे ही हम लिखते हैं ABCD। तो ये क्या है, अरब सी, और ये क्या है आपका बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल के साइड के निकटवर्ती राज्य पूछा था आपसे। तो यहाँ पे कौन है, तमिलनाडु, यहाँ पे कौन है आपका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कौन आएगा, उड़ीसा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल। तो इधर 4 है, और यही अरेबियन पूछता तो इधर 5 हो जाता। 5 में कौन कौन आ जाता, गुजरात, महाराष्ट्र, बीच में गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला। क्लियर। तो ये दोनों राज्य का जो है, जो कोस्टल रीजन पे सिचुएटेड हैं, उनके क्वेश्चंस आप सबसे अच्छे से याद कर लीजिए। इवेपोरेशन से क्वेश्चन आया था। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्या होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया है। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सेपरेट शॉर्ट वीडियोस हैं इसकी। अगर आपको डाउट्स हैं इसमें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके क्लियर कर लें। बर्ड से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। बर्ड से फिर क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लगातार 3 शिफ्ट के जो पेपर, जो मेमोरी बेस्ड जो बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं, उनमें बर्ड से क्वेश्चन आ रहा है। दर्जन चिड़िया दिया हुआ है। उसके अलावा एक में आपने देखा था वुड पैकर, कठफोड़वा को दिया था, ठीक, जो बसंत गौरी के समान होता है। तो इस प्रकार से बर्ड्स के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एलिफेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एलिफेंट के ग्रुप से कितने होते हैं, तो 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं, और प्लस यंग वंस भी होते हैं उसमें। इसके अगर झुंड की बात की जाए, और झुंड की जो है सबसे जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है वो इनकी क्या होती है, इनकी लीडर होती है।
इसके अलावा सोते कितने घंटे, ये सारी चीज़ें तथ्य जो है फैक्चुअल जानकारी आप अच्छे से पढ़ कर जाएं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया था, खेजड़ी विलेज से क्वेश्चन आया था, राजस्थान में है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्यों इसके नाम पे पूरे विलेज का नाम पड़ा, पूरी कहानी। घरों से क्वेश्चन पूछा था, तो घरों से भी एक क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा ही आएगा, घर से कैसे घर कहाँ पाए जाते हैं। तो आज का जो पेपर था उसमें मनाली से क्वेश्चन आया था कि मनाली के घर कैसे हैं। तो आपको पता है कि मनाली कहाँ पे है आपका, तो उस केस में क्या है कि मनाली के घर और इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाला रीजन है, तो श्रीनगर वाले रीजन में जो हाउस बोट्स बनते हैं, तो आपके दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ईवीएस एनसीईआरटी में, एक हाउस बोट और एक डोंगा। अगर हम हाउस बोट की बात करते हैं तो हाउस बोट क्या है आपका कि जहाँ पे बोट पे जो है वो लोग घर बनाते हैं, और डोंगा क्या है, हाउस विथ डिफरेंट रूम्स, जिसमें अलग अलग रूम्स होते हैं। तो डोंगा आपने सुना होगा डल और झेलम रिवर में चलता है, और हाउस बोट के ऊपर ना जैसे वो लोग कार्विंग करते हैं लकड़ी से, उस कार्विंग को बोलते हैं खत्म बंद। ये बात याद रखें, खत्म बंद, जो कि जिक्सॉ पजल, इसका जो शेप कैसा होता है, जिक्सॉ पजल की तरह, जो पजल होती है, पहेली होती है, जिक्सॉ ऐसे ऐसे होती है ना, तो इसकी पहेली की तरह इसका क्या होता है, शेप होता है, जिसको हम कहते हैं खत्म बंद। क्या कहते हैं, खत्म बंद। इसके अलावा जब आप और इसमें देखे होंगे तो जो घर हैं वहाँ के खिड़कियाँ होती थी ओल्डन टाइम की, उन पे दाब, जिसको आर्क्स या महरब कहते थे, वो भी कुछ खास चीज़ें थी। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़कर जाएं। मैप से क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ईजी बताया था। इसमें ये था कि आपको दिल्ली की पोजीशन दी गई थी। हो सकता है कि पेपर में कुछ और दिया हो, जिन लर्नर्स ने मुझे बताया मैं उसके हिसाब से ले रही हूँ। अगर कोई और भी पोजीशन है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। दिल्ली से आपको दो जगह की पोजीशन गिवन थी, जैसा कि मुझे पता चला। एक तो आपको बेंगलुरु की दी हुई थी। बेंगलुरु कहाँ है, अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मैप में। तो बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, तो कर्नाटक इस साइड में है, ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक की कैपिटल इधर कहीं होगी कि नहीं होगी, मान लीजिए बेंगलुरु हो गया ये। इसके अलावा एक बेंगलुरु दिया था और एक आपको क्या दिया हुआ था, एक कोई और स्टेट बताया था। अब मान लेते हैं कि दूसरा स्टेट आपका हो गया जम्मू कश्मीर का हो गया, ठीक है। दिल्ली से ऊपर जम्मू कश्मीर, या मान लेते हैं उत्तराखंड मान लेते हैं, चलिए। तो उत्तराखंड कहाँ है, तो उत्तराखंड जब आपको मैप की क्लास मैंने कराई उसमें बताया सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, इस फोल्ड में आए तो पंजाब, और नीचे हरियाणा, और इधर आए तो उत्तराखंड हो गया। तो इसका मतलब दिल्ली के ठीक ऊपर में जब हम जाते हैं तो यहाँ से कहीं हमारा हिमाचल प्रदेश शुरू होता है और इधर कहीं क्या है, उत्तराखंड। अब आपको समझ में आया उत्तराखंड किधर है, उत्तराखंड मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसके इधर। तो अब हमको इसकी दिशा निकालनी दिल्ली के सापेक्ष। तो कुछ भी नहीं करना, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जिसके रिलेट में पूछे कि इसके दिल्ली के सापेक्ष में पूछे, बस दिल्ली के आगे पीछे 2 लाइन बनाइए, हो गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व। डायरेक्शन पता है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये बताइए, ये उत्तराखंड है दिल्ली के इधर, कौन सी दिशा आपको दिख रही है, बीच में जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा बन गई, नॉर्थ ईस्ट। एक है ये, तो ये इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। इसकी दिशा क्या हो गई, साउथ वेस्ट हो गई। अब बताइए इसमें हमको क्या करना था, कितना इजी है। जो भी जिसके रिलेट में आपको पूछे, बस आप उसके किनारे बीच में आप क्या कर दीजिए, अपनी डायरेक्शन रख लीजिए, बस आपको पता लग जाएगा दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। बस उसके बाद आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन ये भी है जो इम्पोर्टेंट है, पूर्णिमा। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि जो मून है, जो चंद्रमा है, जो हमारे मामा लगते हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में। जैसे अभी आपने कल देखा होगा कि चंद्रमा के बढ़ने घटने दूरी से क्वेश्चन आया था, जो कि हाई और लो टाइड्स के बारे में था। अपनी एनालिसिस में मैंने उसको भी आपको बताया है कि हाई टाइड्स कब बनती हैं या लो टाइड्स कब बनती हैं, जो टाइड्स और ज्वार और भाटा जो होते हैं। तो मैंने बताया था जब तीनों पैरेलल होते हैं, मतलब सन और आपका अर्थ और आपका जो मून है, जब तीनों एक लाइन में रहेंगे तो उस समय हाईएस्ट आपका ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो पानी है उसका लेवल बहुत तेजी से तूफान की तरह मतलब उड़ता है, ठीक। और जब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में होते हैं तो उस समय क्या होता है, जो समुद्र होता है वो शांत रहता है, उस समय सबसे कम रहता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो चंद्रमा है और जो सूर्य है उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ऐसा होता है।
जो एक और चीज़ है कि पूर्णिमा किसको कहते हैं और अमावस्या किसको कहते हैं। तो आपने सुना होगा अमावस्या की काली रात। तो अमावस्या का मतलब है उस दिन जो आपका मून है, जो चंद्रमा है, वो पूरी तरीके से आपको दिखेगा ही नहीं, पूरा के पूरा वो ढक जाता है। जबकि पूर्णिमा के दिन आपको कंप्लीट चांद दिखता है। क्या दिखता है? पूरा के पूरा चांद दिखेगा, फुल मून आपको दिखता है पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या के दिन पूरा का पूरा चांद आपको कवर दिखेगा, ढका हुआ दिखेगा। तो याद रखिए, जब पूर्णिमा को ही हम क्या कहते हैं? फुल मून डे। जैसा मैंने आपको भी बताया, पूर्णिमा है तो आपको पूरा की पूरा कंप्लीट चांद देखने को मिलता है पूर्णिमा के दिन। उस दिन रोशनी भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो ये फुल मून अपना दिख रहा है। अब इस पे कौन कौन से फेस्टिवल्स, त्यौहार हम मनाते हैं? तो याद रखिए, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं और गुरु नानक देव जी की जयंती मनाते हैं। 3 चीज़ हम फुल मून डे कहे या पूर्णिमा कहे इस दिन को मनाते हैं। क्या क्या मनाते हैं? तो गुरु नानक देव की जयंती मनाते हैं, होली मनाते हैं और रक्षाबंधन मनाते हैं। क्लियर? और ये इसके साथ सबसे बड़ा तथ्य कि जिस दिन पूरा चांद निकल रहा है उसी दिन क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक, जिस दिन पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है? पूर्णिमा तो वैसे आपको कई दिन देखने को मिलेंगी, तो उन्हीं में से मतलब पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण कभी भी लगेगा तो पूर्णिमा के ही समय में लगता है। अब देखिए, जब चांद पूरा आता है तो उसको नज़र लग जाती है। ठीक, अब चांद है बेचारा पूरा की पूरा आ गया तो इसको क्या हो गई? नज़र लग गई। नज़र लग गई तो उसी को हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। ठीक, तो ये पूर्णिमा के दिन अगर चंद्र ग्रहण है, आप एक ही याद रखिए, क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली आपको दे देता है कि अमावस्या के दिन क्या लगता है। हम इसके बारे में इसका साइंटिफिक जानकारी आगे कभी देख लेंगे कि भाई चंद्र ग्रहण और जो आपका सूर्य ग्रहण है उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। बट यहाँ आपको 1 नंबर, अभी लास्ट टाइम है आपके एग्जाम का, तो आपको 1 नंबर लेकर जाना है यहाँ से। तो पूर्णिमा अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो अमावस्या को क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। तो ये तथ्य एक्स्ट्रा याद रखिएगा, एक याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अमावस्या को क्या लग जाएगा आपका? सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा आपका? सूर्य ग्रहण लग जाएगा। अमावस्या को क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है पूर्णिमा को क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। साथ में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाएंगे? तो साथ में बोलिए, होली मनाया जाएगा, रक्षाबंधन और गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाएगी। 3 चीज़ें। इस दिन चांद फुल मून डे होता है, इसीलिए उसको नजर लगने के कारण चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक, मधुमक्खियों से क्वेश्चन आया था तो पता होना चाहिए, एक ही उसकी रानी होती है। अक्टूबर टू दिसंबर इनका बेस्ट पीरियड होता है, जिसको ओडी से हमने याद किया है, मधुमक्खी ऑड। इसके अलावा मेल वर्कर का कोई भी उसमें योगदान उतना नहीं होता है, वर्कर बीज के रूप में नहीं होते हैं, कुछ मेल बीज बस होते हैं। ठीक, और अंडे देने का काम सिर्फ और सिर्फ जो इसकी फीमेल वाली जो हेड है वही करती हैं। रोनाल्ड रॉस, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि 1902 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको याद होगा रोनाल्ड रॉस, मलेरिया की कहानी। तो 1902 में जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ठीक, इन्होंने बताया था कि भाई जो मच्छर काटते हैं तो आपको मलेरिया जो है पेट में दर्द या खराब हवा की वजह से नहीं होता है, बल्कि एक प्लाज्मोडियम जो होता है, जो मच्छरी होती है फीमेल एनोफिलीज, जिसके स्पॉटेड ब्राउन विंग्स होते हैं, उसके काटने की वजह से होता है। ये इन्होंने बताया। तो ये आपका किसका था? ईवीएस वाले कवर था, जो ईवीएस से जो पेपर आए थे। क्लियर? इसके अलावा कुछ और जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो भी आपके पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस को मैंने और इंक्लूड नहीं किया है। जो नए टॉपिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। मैथमेटिक्स का पेपर आपका पेडागोजी थोड़ा लेंदी आ रहा है, तो उसको आप कामली करिए। बाकी जो क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन आपका इजी ही आ रहा है। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आ रहा है। सिमेट्री, एरिया जो रेक्टेंगल का निकालने का है, तो मैंने बार बार बताया कि क्वेश्चन आपके सिर्फ 2 जगह से फॉर्म होंगे मैक्सिमम, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक एरिया और एक पेरीमीटर। 2 चीज़ याद रखिए। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी। L इंटू बी ये एरिया होता है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L इंटू बी। और अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये भी ब्रेथ है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो क्या हो जाता है? 2L प्लस बी। ये पेरीमीटर हो जाता है रेक्टेंगल का। क्लियर? और अगर इसी की जगह मैं स्क्वायर की बात करती हूँ तो स्क्वायर के तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर कह लीजिए एरिया, या साइड इंटू साइड कह लीजिए। और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, पूरे के पूरे की बात करूं, तो ये कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 4 ए स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर का पेरीमीटर 4a स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं रेक्टेंगल स्क्वायर, इसको याद करके जाइए, निश्चित आपका क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ नहीं करना। नंबर सिस्टम से सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन दिया था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन दिस टू गेट दिस, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं कंटेंट वाले, आप उसको जाकर देखिए, बहुत ही इजी होता है। पैटर्न से क्वेश्चन था, मैप से क्वेश्चन था कि गाड़ी यहाँ जा रही है, ऐसे इन कंटेंट वाले क्वेश्चंस को भी मैंने कराया है। वैन हीले से क्वेश्चन आया था, वैन हीले को भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके अच्छे से जाइए, इसको भी मैंने कराया हुआ है। इंग्लिश में स्टीफन क्रैशन, LSRW, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्किल्स, इसके साथ ही जितने तमाम है मेथड्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स को आप कवर करके जाइए। प्लेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की क्या जो है ग्लोबल है, क्या है इंग्लिश जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज की फोनीम, मॉर्फीम, इन सभी को आप अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके ही जाइए पेपर में। हिंदी की बात करें तो सरसरी दृष्टि से पठन जो आपका है ये पूछा था, ठीक। फिर है उपकौशल से कई क्वेश्चन आए थे, प्रत्यय इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, लैंग्वेज वाले पे लोग उतना फोकस नहीं करते हैं, बट यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं कम पढ़ करके, ये चीज़ पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जब आप पेपर को दे रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ना काम हो करके अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें, इसलिए क्योंकि अब क्वेश्चन आपको नहीं वाले ज़्यादा दे रहे हैं, वो आपको लैंग्वेज से डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज को आप पकड़िए, ठीक। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, आपने अभी तक देखा है, मतलब वीडियो को लास्ट तक आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लर्नर तक इसको शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।